लेकर आपको भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती होगी। कंफ्यूजन ये कि कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एग्जाम में उस सब्जेक्ट से कितनी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कई बारी इसी पॉइंट पर बच्चों को इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि आप महीने अपने वेस्ट कर देते हैं कई सारे, और अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर वे में स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। So hello everyone, welcome to CUD PG Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. And इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक ऐसा सेशन जिसमें आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस से रिलेटेड सारे ही डाउट्स होने वाले हैं क्लियर। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं CUD PG 2026 के लिए एंड आपने चूज किया है B.Ed ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, आप इस पर्टिकुलर पेपर के लिए अपीयर होना चाहते हैं एग्जाम में, तो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके टोटल तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, बट उन सब्जेक्ट्स में से एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, जो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना होता है। तो इकोनॉमिक्स में मेंशन ही नहीं है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स में भी मेंशन नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या कवर करना होता है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। तो आपको जैसा पता है कि अगर आप B.Ed ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज इस पर्टिकुलर पेपर के लिए अपीयर हो रहे हो, तो CUD PG में हर पेपर के लिए एक पर्टिकुलर पेपर कोड है। तो आपके इस पेपर के लिए द पेपर कोड इज COQP04। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीट नॉलेज आपके पास इसके रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको कवर करना है। बट उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने डिसाइड किया है बट आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है इस पर्टिकुलर पेपर कोड के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग पहले वो आइडिया लेंगे, देन हम लोग पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है CUD PG में जितने भी पेपर कोड है उनका एग्जाम पैटर्न सेम है। तो एग्जाम पैटर्न इस पेपर के लिए भी सेम ही रहता है। एग्जाम पैटर्न है क्या, आपको टोटल 75 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं। आप अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने करेक्ट आंसर दिया है, तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, आपका आंसर इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, जिसे हम -1 की नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। करेक्ट। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास 75 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन की वेटेज कितनी है, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करते हैं, 4 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो टोटल 300 मार्क्स का बन जाता है, 300 मार्क्स का। इसे 300 मार्क्स में से आपका स्कोर बनता है, डिपेंड करता है कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट करे, कितने इनकरेक्ट करे, उसके बेसिस पर 300 मार्क्स में से आपका स्कोर निकल कर आता है। करेक्ट, ओके। आगे देखिए, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है एग्जाम मोड को लेकर। बच्चे, पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम नहीं होता, एग्जाम आपका CBT मोड में होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है और आपको वहां पे करेक्ट आंसर मार्क करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप आप समझ चुके होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो एग्जाम आपका CBT मोड में होता है। क्वेश्चन टाइप कैसे, आपको MCQs या आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, वहां पे आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होता है। तो MCQs आपको मिलते हैं विद 4 ऑप्शन। राइट, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस चीज के बारे में, सिलेबस के बारे में, जो डिफाइंड ही नहीं है। ओके, बाकी काफी सारे ऐसे आपके पेपर कोड्स हैं जहां पर आपको बता रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बट B.Ed ह्यूमैनिटीज जो आपका ये वाला पर्टिकुलर पेपर है, इसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको सिलेबस के नाम पर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या बताया है आपको कि आप जो भी स्टूडेंट्स इस पेपर के लिए अपीयर होगा, आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, इन 6 सब्जेक्ट से मिलेंगे। क्या क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है एंड होम साइंस है। तो इन टोटल जो आपके 300 मार्क्स का पेपर बनेगा, जो 75 क्वेश्चन आएंगे, अगर हम क्वेश्चन की टर्म्स में बात करें, तो आपको इन टोटल 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। राइट, यही हमें डिस्कस करना है कि जो चीज आपको बताई ही नहीं, आपको बताया ही नहीं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ें। इकोनॉमिक्स इज वेरी वास्ट, आपको आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या B.Ed ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज इस पेपर कोड के लिए प्रिपेयर करना होता है। राइट, चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे, इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है, इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ है पढ़ने को।
आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग आपसे जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। बट मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि टोटल आपके 75 क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिक्स से आपके ऑलमोस्ट मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस तक। यानी कि आप बोल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका अगर 20 क्वेश्चंस भी मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं तो 80 मार्क्स का पेपर आपका इकोनॉमिक्स से बनता है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड बना लें तो आप यहाँ से अपने अच्छे मार्क्स इंश्योर कर सकते हो। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग आपको क्या क्या कवर करना है। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि सिलेबस को हम लोग डिफाइन करना शुरू करते हैं आपके एग्जाम के लिए। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स बोल लो, चाहे आप चैप्टर्स बोल लो, कवर करने हैं। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करना है एंड आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कवर करना है। तो ये 3 सेगमेंट्स या आप बोल सकते हो कि ये 3 पोर्शंस आपको यहाँ ये 3 बुक्स सिंपल भाषा में आपको कवर यहाँ पर करनी होती है, ठीक है। माइक्रो, अगेन माइक्रो बहुत वास्ट है। माइक्रो में आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए फटाफट से पहले डिस्कशन करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी होती है। ओके, देखो सबसे पहले तो बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन पोर्शन से। इंट्रोडक्शन से आपको स्टार्ट करना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ते हो आप, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट ओके, तो आपको यहाँ पर कैसी चीज़ें पढ़नी है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो गई, एक इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आप इतनी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उन्हें आपको इंट्रोडक्टरी पोर्शन में कवर करना होता है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर मेनली 3 चीज़ों पर फोकस करना है अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बच्चे आपको कंज्यूमर बिहेवियर को समझने से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो एक आपका फोकस होता है कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक्स पर, एक आपका फोकस होता है प्रोड्यूसर बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक पर, ठीक है। ओके, पहले इन 2 के बारे में बात करते हैं, फिर एक और चीज़ है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली हम कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट इसी के बारे में बात करते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे कि क्या क्या पढ़ना होता है, एक बच्चे आपको यहाँ पर पढ़ना होता है कंज्यूमर्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं, एक यूटिलिटी अप्रोच है या जिसे हम यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं, और एक आपके पास इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, ठीक है, एक इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। तो एक तो आपको यहाँ पर ये कवर करना है। उसके अलावा कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं तो डिमांड, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से डिटेल में कवर करना है। साथ ही साथ आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये टॉपिक आपको कवर करनी है, ठीक है। तो कंज्यूमर से रिलेटेड आपको कुछ ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। ओके, प्रोड्यूसर बिहेवियर में आपको क्या क्या कवर करना है, प्रोड्यूसर बिहेवियर में भी आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे कि शुरुआत हो जाती है प्रोडक्शन फंक्शन से, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन आपको कवर करना है। उसके अलावा आपको कवर करना है कॉस्ट का टॉपिक, आपको कवर करना है रेवेन्यू का टॉपिक, आपको कवर करना है साथ ही साथ यहाँ पे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, एक प्रोड्यूसर कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होता है ये हमें कैसे पता चलेगा। एंड जैसे कंज्यूमर के लिए आप डिमांड का टॉपिक समझते हो, सिमिलरली प्रोड्यूसर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सप्लाई का टॉपिक कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, मैंने यहाँ पर आपके लिए सारे सब टॉपिक्स में मेंशन कर दिए। और साथ ही साथ आपको क्या कवर करना है, मार्केट के बारे में, तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और क्या कवर करना है आपको कवर करना है यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। तो एक आपको कवर करना है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती है हमारे पास, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है। तो परफेक्ट कंपटीशन इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कवर आपको सारी करनी है, आपको पता सबके बारे में होना चाहिए, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसको और भी ज़्यादा अच्छे से कवर करना है, बाकी की चीज़ें भी आपको कवर करनी है बट ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको ये पढ़ना होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। ओके, तो एक ये वाला टॉपिक आपको कवर करना है, साथ ही साथ एक्सेस डिमांड क्या होती है, डेफिसिट डिमांड क्या होती है, प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा और क्या क्या कवर करना है, एक तो डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन किस तरीके से होता है, राइट। उसके अलावा आपको और क्या क्या पढ़ना है, एक्सेस डिमांड क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ठीक है, एक्सेस डिमांड पढ़ना है आपको, प्राइस फ्लोर पढ़ना है, प्राइस सीलिंग पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होती हैं, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ब्रॉड आइडिया ले लिया है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर क्या क्या कवर करना होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें माइक्रो कवर करनी है, मैक्रो कवर करनी है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पोर्शंस कवर करने हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास क्या क्या चीजें, एक आपको कवर करना है नेशनल इनकम का पूरा यूनिट। नेशनल इनकम में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको यहाँ पर कवर करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आपको कवर करना है। उसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग, उनसे रिलेटेड आइडियाज आपको क्लियर होने चाहिए। फिर नेशनल इनकम एंड इससे रिलेटेड जो भी एग्रीगेट्स बनते हैं, जो भी एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ नेशनल इनकम को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, या इसका मेजरमेंट किस तरीके से होता है, कैलकुलेशन नेशनल इनकम का कैसे होता है, ठीक है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के वी हैव 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो उसके लिए जो तीनों मेथड्स हैं, उसके बारे में इनकम मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, राइट। ओके, सिर्फ इतना ही नहीं है। ओके, ये तो सिर्फ नेशनल इनकम के बारे में मैंने बात करी, और क्या क्या आपको कवर करना है, और मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ। तो मनी एंड बैंकिंग, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग, ये दोनों चीजें, ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स है बेसिकली, आप एक साथ भी कवर कर सकते हो, अदरवाइज ये सेपरेट चैप्टर्स है, टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, बट मनी एंड बैंकिंग आपको अच्छे से पूरा का पूरा कवर करना है। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये कवर करना है आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, एक्सेस डिमांड है, डेफिसिट डिमांड है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर करनी है, ठीक है। एडी है, एएस है, उसके अलावा एक्सेस डिमांड है, डेफिसिट डिमांड है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको कवर करनी है, ठीक है। ओके, और कुछ भी है, हाँ, और कुछ भी आपको यहाँ पे कवर करना है, दैट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपको और क्या कवर करना है, उसके अलावा आपको कवर करना है बीओपी का टॉपिक। बीओपी, बीओपी में आपको दोनों चीजें कवर करनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट भी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये दोनों ही चीजें आपको कवर करनी है यहाँ पर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सारी की सारी चीजें कवर करनी है, ओके। सो मैंने आपको चैप्टर वाइज भी बताया, और हर चैप्टर में भी आपको कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है, या आप बोल सकते हो हमने यूनिट वाइज भी समझा है, और उसमें क्या क्या आपको कवर करना है ये भी देखा है, ओके। चलिए, लास्ट आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी आपसे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फटाफट से समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको क्या क्या कवर करना होता है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ना हम इंडिया की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करें, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया की इकोनॉमी को समझने के लिए हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, तो आपको भी वहीं से शुरुआत करनी है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, ओके।
ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी। उसके अलावा फिर 1950 से 1990 तक के पीरियड के बीच में इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। ओके, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद 50 टू 90 का पीरियड इंडिया में कैसा रहा, एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, हम फॉरेन ट्रेड किस तरीके से कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो अलग अलग चीज़ें कैसी हमारी पूरी ये 40 ईयर्स की जर्नी रही, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़नी। ठीक है, ओके, कमिंग नेक्स्ट टू एलपीजी। एलपीजी जो 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें कवर करनी है, जैसे कि पावर्टी, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, बट मेनली आपके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलपीजी से। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर करनी है। आई होप इतनी चीज़ सबको क्लियर होगी कि आपको आपके इकोनॉमिक्स में, वैसे तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या कवर करना है, माइक्रो में क्या क्या कवर करना है, मैक्रो में क्या क्या कवर करना है, एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको क्या क्या कवर करना है। और यहीं से मिलाकर आपका पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। ओके, सो आई होप इतनी चीज़ अभी सबको क्लियर हो चुकी है। एंड बच्चे, काफ़ी सारे बच्चों का ना ये भी डाउट आता है, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चों की मेरे पास ये क्वेरीज आ रही थी कि मैम हमें कॉमर्स काफ़ी सारे बच्चों के लिए को समझ में नहीं आती है, उनको डाउट्स रहते हैं। तो बच्चों का डाउट ये था कि मैम आप कॉमर्स में हमें क्या क्या कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं हमारे एग्जाम के लिए, आप एक बारी इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दीजिए या हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो आपके लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है कि कॉमर्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपका जो कॉमर्स का सिलेबस का डाउट है कि कॉमर्स में क्या क्या कवर करें, वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अपने एंड से आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस एंड आपको कॉमर्स का सिलेबस दोनों के दोनों समझा दिए हैं, बता दिए हैं। अब आपको अपने एंड से क्या करना है, आपको फटाफट से, अगर अभी तक भी आप सीरियस नहीं है अपनी प्रिपरेशन को लेकर, तो बच्चे अब बहुत ही कम टाइम बचा है, ऑलमोस्ट 4 महीने ही बचे, ठीक है, मैक्सिमम अगर हम देखें तो आपको थोड़ा सा सीरियस ज़्यादा होना है और इस टाइम को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना है, राइट। चलिए फिर, अब काफ़ी सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि उनको सब्जेक्ट्स पता है बट दे वांट कि कंप्लीट गाइडेंस हो हमारे पास, सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पर आप कवर कर पाएँ, आपको सारे नोट्स में मिल जाएं, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू। सो बच्चे, उसका भी आपके पास एक अल्टीमेट सोल्यूशन है, दैट इज़ रुद्राक्ष सुप्रीम बैच। तो जितने भी स्टूडेंट्स बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस COQP 04 जो पेपर कोड है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एक कंप्लीट बैच भी अवेलेबल है। और बैच में आपके जो सिलेबस में सभी सब्जेक्ट्स गिवन हैं, जो 6 सब्जेक्ट्स गिवन हैं, वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। ओके, तो अगर आप भी प्रिपरेशन करें, आपको भी कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, सारी चीज़ें आप चाहते हैं एक ही जगह पर हो और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, तो यू कैन एनरोल, आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। ओके, बैच के फीचर्स यहाँ आपके लिए सभी मैंशनड हैं। तो आपका एक ही, आप कह सकते हैं कि एक ही जगह पर कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज आपको मिल जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी क्वेरी है बैच रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर, दैट इज priya.1@247.com। एंड आप अगर बैच परचेज कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड दैट इज PY19, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, तो आपके लिए बैच प्राइस रिड्यूस हो जाती है थोड़ी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, यही था आपके लिए आज का सेशन। आई होप अब आपको हेल्प मिले सिलेबस को समझकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। सो थैंक यू सो मच।